ये कहानी उत्तर भारत के एक विशाल और समृद्ध गांव रामपुर की है। यहाँ केसरी नाम की एक 18 वर्षीय स्वाभिमानी लड़की रहती थी। उसके पिता स्वर्गीय शिवराम जी गांव की सबसे बड़े और कुशल वास्तुकार थे। उनके हाथों की बनाई हवेलियां आज भी गर्व से खड़ी हैं। मां की मौत के बाद शिवराम ही केसरी और उसके 10 साल के छोटे भाई बादल की दुनिया थे। लेकिन 6 महीने पहले एक निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटना ने इन बच्चों से उनके पिता का साया भी छीन लिया। अब ये दोनों अपने ताऊ भैरव सिंह, ताई कावेरी और उनकी ईर्ष्यालु बेटी शालिनी के साथ रह रहे थे। सुबह का समय था। हवेली के पिछवाड़े में केसरी भारी कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां फाड़ रही थी। हवा में कुल्हाड़ी की चोट और लकड़ी की चटकने की आवाजें गूंज रही थीं। दीदी देखो ना, शालिनी दीदी ने मेरी गणित की किताब फाड़ दी। मैंने बस उनसे एक पेंसिल मांगी थी तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम अनाथों का इस घर में कोई हक नहीं है, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, जाओ जाकर गोबर उठाओ। दीदी क्या हम सच में यहाँ बोझ हैं? क्या पिताजी हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए? मेरी तरफ देख बादल। अपनी आंखें पोंछ और आज के बाद ये शब्द कभी मत कहना कि हम किसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। पिताजी ने जो 10 बीघे की उपजाऊ जमीन और ये आधा हिस्सा हवेली का छोड़ा है, उसी की कमाई से आज ताऊजी का घर चल रहा है। हम हकदार हैं, भिखारी नहीं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं हूं ना, मैं तेरी हर फटी किताब को अपने हाथों से जोड़ूंगी और तेरी तकदीर को भी। किसी की कड़वी बातों को अपने दिल में मत उतार, उन्हें अपनी ताकत बना। रसोई की खिड़की से कावेरी की कर्कश आवाज गूंजी। आए महारानी, वहां बैठकर लाड प्यार बहुत हो गया हो तो यहाँ कदम बढ़ा। रसोई में चूल्हा कब का ठंडा पड़ा है, सब लोग भूखे बैठे हैं और यहाँ पंचायत चल रही है। अगर मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी है तो बता दे, मैं आज से ही राशन अलग कर दूंगी। काम चोर कहीं की। आती हूँ ताई जी, लकड़ियां तैयार है, बस चूल्हा सुलगा रही हूँ। केसरी रसोई में गई और पसीने में लथपथ होने के बावजूद सबके लिए गर्म रोटियां और सब्जी बनाने लगी। कुछ देर बाद मेज पर ताऊ भैरव सिंह नाश्ता करने बैठे। वो मन के बुरे नहीं थे, पर अपनी पत्नी की बातों के आगे लाचार थे। वाह केसरी बेटी, आज की तरकारी में बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी छोटी बहू यानी तेरी माँ बनाया करती थी। शिवराम सही कहता था, तू सिर्फ उसकी बेटी नहीं, उसकी परछाई है। तूने घर को संभाला हुआ है, वरना इन बच्चों के जाने के बाद तो सन्नाटा पसर जाता। पिताजी, आपको तो हर चीज में इसी के गुण नजर आते हैं। कल इसने मेरे रेशमी दुपट्टे पर गरम इस्त्री रखती थी, मेरा कीमती दुपट्टा जल गया। ये सलीके वाली नहीं है, ये बस भोली बनने का नाटक करती है ताकि आपकी संपत्ति में हिस्सा ले सके। माँ सही कहती है, हमें इसे ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शालिनी, मैंने इस्त्री नहीं की थी। कल मैं दोपहर तक बाहर खेत में मजदूरी करने गई थी ताकि घर के राशन में मदद कर सकूं। शायद तुमने खुद ही रख दी होगी और अब भूल रही हो। इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लिया करो। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। तू मेरी बेटी को झूठा कह रही है। तू यहाँ एहसान के नीचे दबी हुई है, ये मत भूल। अगर हमने तुझे छत न दी होती तो आज तू और तेरा भाई सड़क पर पत्थर तोड़ रहे होते। अपनी औकात में रह, वरना बाहर का रास्ता दिखाते हमें देर नहीं लगेगी। दोपहर के सन्नाटे में कावेरी अपनी सबसे करीबी सहेली और गांव की सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी मंजू के साथ आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके दिमाग में एक जहरीली साजिश पक रही थी। देख कावेरी, तू मेरी सहेली है इसलिए सच कहूंगी, ये लड़की केसरी धीरे धीरे तेरे पति के दिल में घर कर रही है। भैरव सिंह का दिल मोम जैसा है। कल को अगर उसने अपनी वसीयत में आधा हिस्सा इस अनाथ लड़की के नाम कर दिया तो तेरी शालिनी तो कुंवारी बैठी रह जाएगी। कोई रईस घराना फकीरों के घर रिश्ता नहीं भेजेगा। इसे अभी और इसी वक्त बदनाम करके बाहर निकाल, वरना उम्र भर पछताएगी। तू ठीक कह रही है मंजू, पर रास्ता क्या है? भैरव उसे बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी नजरों में केसरी एक अपराधी बन जाए, कुछ ऐसा जिससे वो चाहकर भी उसे माफ ना कर सके। बहुत आसान है। गांव के मुखिया का बिगड़ा हुआ बेटा कुंदन उसे पसंद करता है। एक ऐसी अफवाह फैला कि केसरी रात को उसे चोरी छिपे मिलने जाती है, और रही सही कसर चोरी के इल्जाम से पूरी कर देना। एक बार इज्जत और ईमानदारी पर दाग लग गया तो भैरव सिंह खुद उसे धक्के मारकर बाहर निकालेगा। शाम को भैरव सिंह बाजार से लौटे। उनके हाथ में एक सुंदर सा बैग और कुछ नई कापियां थी। उन्होंने बादल को पास बुलाया। ये ले मेरे बच्चे, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन।
तेरे पिता का बहुत कर्ज है मुझ पर, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। और केसरी, ये तेरे लिए रेशमी सूत का कपड़ा है, तूने बहुत मेहनत की है इस महीने, ये तेरा इनाम है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर में अपनी जवान बेटी शालिनी को आपने साल भर से नया जोड़ा नहीं दिलाया और इन पर पैसा लुटा रहे हैं। आपको पता भी है कि आपकी ये लाडली भतीजी गांव के आवारा लड़कों के साथ बागों में घूमती है, पूरा गांव थू थू कर रहा है और आप इसे इनाम दे रहे हैं। ताऊ जी, ये सब झूठ है, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कल रात तो बादल को सुलाकर खुद जल्दी सो गई थी। ताई जी, आप अपनी ही भतीजी पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या आपको ईश्वर का डर नहीं है? अरे, अब मैं झूठी हो गई? ये देखो, अगर ये इतनी ही पाक साफ है तो इसके कमरे की तलाशी लो। मुझे शक है कि इसने संदूक से गहने भी निकाले हैं। कावेरी ने पहले ही अपनी योजना के तहत केसरी की पुरानी संदूक में सोने का एक पुराना हार छिपा दिया था। भैरव सिंह गुस्से में कमरे में गए और सामान इधर उधर फेंकने लगे। अचानक कपड़ों के नीचे से सोने का हार चमकता हुआ बाहर गिरा। ये क्या है केसरी? ये हार, ये तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो मैंने तिजोरी में रखी थी। तूने चोरी की और चरित्र भी खो दिया। मैंने तुझे अपनी बेटी समझा और तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। ताऊ जी, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। ये किसी की साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। बादल, तू बताना, क्या मैंने कभी कुछ गलत किया? बस, अब एक शब्द भी मत कहना। तूने मेरे भाई के नाम को मिट्टी में मिला दिया। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा इस हवेली से, ले जा इस लड़के को भी, वरना इसे भी अपने जैसा चोर बनाएगी। आज के बाद रामपुर की इस दहलीज पर अपना पैर मत रखना। भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। केसरी ने अपना स्वाभिमान समेटा, रोते हुए बादल का हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर निकल गई जिसने कभी उसे अपनी बेटी कहा था। गांव की गलियों में लोग उसे हिकारत से देख रहे थे। केसरी के पास अब कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे भाई और अन्याय के खिलाफ जलती हुई एक आग के। हवेली की सुरक्षित दीवारों से बाहर निकलते ही केसरी और बादल का सामना उस निर्दयी दुनिया से हुआ जहां बिना छत और बिना नाम के इंसान की कोई कीमत नहीं होती। मूसलाधार बारिश उनके आंसुओं को धो रही थी पर उनके जख्मों को नहीं। केसरी अपने भाई को लेकर गांव के छोर पर स्थित उस पुरानी लकड़ी की टाल खंडहर में पहुंची जहां सालों पहले उसके पिता ने अपनी पहली आरी चलाई थी। यहाँ छत टूटी थी और दीवारों से सीलन टपक रही थी, पर यही अब उनका नया संसार था। अगली सुबह बादल ठिठुरते हुए उठा। भूख के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दीदी, क्या अब हम कभी उस घर में वापस नहीं जाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ताई जी कहती थीं कि हम अनाथ हैं, पर क्या अनाथों को खाना भी नहीं मिलता? दीदी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं रात को यहाँ कोई सांप या बिच्छू ना आ जाए। क्या पिताजी हमें ऊपर से देख रहे होंगे? उन्हें बुरा लग रहा होगा ना कि उनकी केसरी और उनका बादल इस तरह मिट्टी में सो रहे हैं। मुझे घर जाना है दीदी, प्लीज मुझे ताऊ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। मेरी बात कान खोल कर सुन बादल, आज के बाद तू कभी माफी मांगने की बात नहीं करेगा। तूने कोई चोरी नहीं की, तूने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर माफी कैसी? ताई जी ने हमें घर से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने हमें अपनी गुलामी से आजाद किया है। तू भूख से डर रहा है? याद रख, ये भूख ही हमें लड़ना सिखाएगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। पिताजी ऊपर से देख रहे हैं और वो गर्व कर रहे होंगे कि उनकी बेटी टूटी नहीं है। मैं इस खंडहर को फिर से महल बनाऊंगी और उन लोगों को दिखा दूंगी कि शिवराम की औलाद मिट्टी में दबकर खत्म नहीं होती, बल्कि बीज बनकर फिर से उगती है। तू बस मेरा हाथ थामे रख, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। केसरी काम की तलाश में गांव के बाजार पहुंची, पर कावेरी ने पहले ही जहर फैला दिया था। दुकानदारों ने उसे देखते ही अपने शटर गिरा दिए और औरतों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। हार कर वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के बाग में पहुंची, जहां पुराने पेड़ों की कटाई चल रही थी। अरे ये तो वही चोरनी है ना जिसे भैरव सिंह ने धक्के मारकर निकाला है। यहाँ क्या करने आई है? यहाँ मर्दों का काम है, कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। तू जैसी नाजुक और बदनाम लड़की यहाँ टिक नहीं पाएगी। जा यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांग। यहाँ मेहनत करने वालों की जगह है, चोरों की नहीं। मुनीम जी, अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए।
इल्जाम लगाना आसान है, पर सच को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं, अपने हाथों का हुनर और मेहनत बेचने आई हूँ। आप कहते हैं ये मर्दों का काम है, तो सुनिए, मेरे पिता ने मुझे लकड़ी को काटना नहीं बल्कि लकड़ी से बात करना सिखाया है। अगर मैं शाम तक इन भारी शहतीरों को फाड़कर बराबर ना कर दूं, तो आप मुझे 1 पैसा मत दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने कर दिखाया तो आपको मुझे दुगनी मजदूरी देनी होगी और अपनी गंदी सोच के लिए माफी भी मांगनी होगी। क्या आपको मंजूर है? बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, जा। वो सामने रखे 5 भारी तने देख रही है? अगर सूरज ढलने से पहले तूने इन्हें फाड़ दिया तो मैं मान जाऊंगा, वरना पुलिस बुलाकर तुझे गांव से बाहर करवा दूंगा। केसरी ने कुल्हाड़ी उठाई। उसके कोमल हाथों में पहले ही मिनट में छाले पड़ गए, पर हर चोट के साथ उसे कावेरी का वो चेहरा याद आता जो उसे चोर कह रहा था। वो पागलपन की हद तक मेहनत करने लगी। शाम होते होते जहाँ 3 मर्द मिलकर काम खत्म नहीं कर पाए थे, वहाँ केसरी ने 5 तने फाड़कर ढेर कर दिए। शाम को हवेली में कावेरी और शालिनी मजे से चाय पी रही थीं। देखा शालिनी, इसे कहते हैं दिमाग का खेल। अब वो कलमुही बाजार बाजार भटक रही है काम के लिए, पर कोई उसे पानी तक नहीं पूछ रहा। मुनीम जी ने बताया कि वो बाग में लकड़ियां काट रही है। सलीके वाली बनती थी ना, अब कुल्हाड़ी चलाकर अपनी हड्डियां तोड़वाएगी। 1-2 दिन में हार मानकर शहर चली जाएंगी और किसी कारखाने में बर्तन मांजेगी। अब ये हवेली, ये खेत और भैरव सिंह की सारी जमा पूंजी पर सिर्फ तेरा राज होगा। अब मैं तेरे लिए शहर के सबसे बड़े खानदान से रिश्ता मंगवाऊंगी। उस भिखारी लड़की का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। माँ, मुझे तो डर था कि कहीं पिताजी का दिल ना पिघल जाए, पर आपने हार वाला दांव जो खेला, उससे तो उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई। अब वो केसरी का नाम भी नहीं सुनना चाहते। मुझे तो कल मजा आया जब वो बारिश में भीगते हुए जा रही थी। अब उसे पता चलेगा कि बिना सहारे के ये दुनिया कितनी बेरहम होती है। मैं तो चाहती हूँ कि वो एक बार भीख मांगने हमारे दरवाजे पर आए, ताकि मैं उसे अपनी पुरानी चप्पल दान में दे सकूं और उसकी औकात से याद दिला सकूं। लेकिन केसरी हार मानने वालों में से नहीं थी। मजदूरी में मिले थोड़े से पैसों और राशन के साथ उसने लकड़ी के वे बचे हुए टुकड़े वेस्ट भी साथ ले लिए जो किसी काम के नहीं थे। रात को दिए की मध्यम रोशनी में उसने अपने पिता के औजार निकाले। पिताजी, आप कहते थे कि लकड़ी का हर टुकड़ा कुछ कहना चाहता है। आज ये बेकार समझी जाने वाली लकड़ियां ही मेरी और बादल की तकदीर बदलेंगी। लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, पर मैं उन पत्थरों से अपनी सफलता की सीढ़ी बनाऊंगी। मैं ऐसी नक्काशी करूंगी कि देखने वालों की आंखें भटी रह जाए। ताई जी ने मेरा घर छीना है, पर मेरा हुनर नहीं छीन सकी। कल शहर की मंडी में ये साधारण लकड़ी सोना बनकर बिकेगी। अगले दिन केसरी ने लकड़ी के सुंदर खिलौने, नक्काशीदार पेन स्टैंड और सजावटी सामान तैयार किया। वो उसे शहर के एक बड़े हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट शोरूम के मालिक के पास ले गई। बेटी, ये कमाल की नक्काशी तुमने की है। इन खिलौनों में जो बारीकी है वो मैंने आज तक बड़े बड़े अनुभवी कारीगरों के काम में भी नहीं देखी। लकड़ी के रेशों का ऐसा इस्तेमाल, ये तो अद्भुत है। ये सामान तो विदेशी सैलानियों को बहुत पसंद आएगा। मैं ये सारा सामान अभी खरीदता हूँ और तुम्हें 5,000 रुपए एडवांस भी देता हूँ। क्या तुम अगले हफ्ते तक ऐसा और सामान बना सकती हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। बाबूजी, ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास हुनर है और मेरे भाई का भविष्य संवारने की जिद है। मैं आपको ऐसा सामान बनाकर दूंगी जो आपने कभी किसी प्रदर्शनी में भी नहीं देखा होगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। आज आपने इस अनाथ लड़की को जो सहारा दिया है, उसका कर्ज मैं अपनी मेहनत से उतारूंगी। केसरी जब घर लौटी तो उसकी मुट्ठी में पैसे थे और आंखों में एक नई चमक। उसने बादल के लिए दूध, फल और नई कापियां खरीदी, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि गांव में कावेरी अब एक नया जाल बुन रही थी, जिसमें वो कुंदन को इस्तेमाल करके केसरी को हमेशा के लिए चुप करना चाहती थी। वक्त का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। जहां एक तरफ केसरी ने अपने पिता के हुनर और अपनी अटूट मेहनत से शहर के हस्तशिल्प बाजार में अपना नाम बना लिया था, वहीं दूसरी तरफ रामपुर की उस हवेली में कावेरी की जलन अब पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। केसरी अब वो लाचार लड़की नहीं थी जिसे धक्के मारकर निकाला गया था। अब वो केसरी आर्ट्स की मालकिन थी, पर उसकी ये कामयाबी उसके अपनों की आंखों में तेजाब की तरह चुभ रही थी।
एक दोपहर कावेरी ने सुना कि केसरी ने अपने भाई बादल का दाखिला शहर के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। ये खबर सुनते ही वो गुस्से से थरथराने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस लड़की को मैंने सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ा था, वो आज इतनी ऊपर कैसे पहुंच गई? उसने उस बादल को शहर के बड़े स्कूल में भेज दिया, जहां जाने की हैसियत मेरी शालिनी की भी नहीं है। गांव के लोग अब ताने मारते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या केसरी ने हमारा कर्ज उतार दिया। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जरूर वो अब भी वही बुरा काम कर रही होगी जिसका मैंने इल्जाम लगाया था। अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब वो वापस आएगी और भैरव सिंह के पैरों में गिरकर अपनी मासूमियत साबित कर देगी। मुझे उसे हमेशा के लिए चुप करना होगा ताकि उसका नामो निशान मिट जाए और ये संपत्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाए। माँ, आप सिर्फ बातें ही करती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? कल जब मैं बाजार गई थी तो वो केसरी एक बड़ी गाड़ी से उतर रही थी। उसने मुझे देखा पर ऐसे अनजान बन गई जैसे मैं उसकी कोई लगती नहीं। उसकी ये हिम्मत! आज गांव की औरतें मेरी तारीफ करने के बजाय उसके हुनर की बातें करती हैं। वे कहती हैं कि केसरी ने हमारे खानदान का नाम ऊंचा किया है। माँ, अगर वो कामयाब हो गई तो मेरी शादी किसी बड़े घर में कैसे होगी? सब लोग तो उसी की बातें करेंगे। आपने तो कहा था कि वो भूखी मरेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। कुछ कीजिए माँ, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। कावेरी ने उसी वक्त गांव के गुंडे कुंदन को बुलावा भेजा। वो कुंदन जो पहले से ही केसरी पर बुरी नजर रखता था और उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि केसरी ने उसे एक बार सबके सामने उसकी बदतमीजी के लिए करारा तमाचा मारा था। कहो कावेरी ताई, आज इस कुंदन की याद कैसे आई? सुना है तुम्हारी भतीजी शहर में बड़ी मालकिन बन गई है। जब तुमने उसे घर से निकाला था तब मैंने सोचा था कि वो मेरे पास आएगी मदद मांगने, पर वो तो अपनी ही दुनिया बसाकर बैठ गई। अब बोलो, क्या चाहती हो? क्या मैं उसका काम बंद करवा दूं या उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं? मेरे बंदे तैयार हैं, बस तुम्हारा इशारा चाहिए। पर याद रखना, इस काम की कीमत बड़ी होगी, क्योंकि अब वो कोई मामूली लड़की नहीं, शहर की मशहूर हस्ती है। कीमत की चिंता मत कर कुंदन, ये ले सोने की चूड़ियां और कुछ एडवांस पैसे। सुन, मुझे सिर्फ उसका काम बंद नहीं करवाना, बल्कि उसके उस घमंड को तोड़ना है जो उसके हुनर से आया है। कल रात को जब वो शहर से अपना बड़ा ऑर्डर पूरा करके लौट रही होगी तो जंगल के रास्ते में उसे घेर लेना। उसे इतना डराओ कि वो रामपुर छोड़कर भाग जाए। और सुन, उसकी वो लकड़ी की वर्कशॉप जहां वो अपना सारा कीमती सामान और औजार रखती है, उसमें आग लगा देना। मैं चाहती हूँ कि जब वो सुबह उठे तो उसके पास राख के सिवा कुछ न बचे। उसे फिर से वहीं वापस लाना है जहाँ से मैंने उसे निकाला था, मिट्टी में। अगली रात केसरी शहर से लौट रही थी। उसके पास अपने भाई के लिए नए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ थी। जंगल का रास्ता सुनसान था और हवा में एक अजीब सी मनहूसियत थी। अचानक कुंदन ने अपने 4 आदमियों के साथ उसका रास्ता रोक लिया। कुंदन, तू यहाँ इस वक्त मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है, तुझे डर नहीं लगता? मैं अब वो पुरानी केसरी नहीं हूँ जिसे तुम सब मिलकर दबा दोगे। हट जा मेरे रास्ते से, वरना अंजाम बुरा होगा। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा जहां है। तो मुझे क्या डराएगा? मैंने भूख देखी है, अपनों की नफरत देखी है, और उस मौत से भी लड़कर आई हूँ जो तुम जैसे लोग दूसरों को देते हैं। हिम्मत है तो आगे बढ़, पर याद रखना कि एक बहन जब अपने भाई के भविष्य के लिए लड़ती है तो वो चंडी का रूप धार लेती है। आज तेरा सामना सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे पिता के आशीर्वाद से भी है। वारे शेरनी, बातें तो बड़ी बड़ी करती है, पर आज तेरी ये हिम्मत काम नहीं आएगी। तू शहर में क्या कमाएगी जब तेरा कारखाना ही नहीं रहेगा? तेरे भाई को कौन पालेगा जब तू खुद इस जंगल से सही सलामत बाहर नहीं जाएगी? देख पीछे, वो धुआं दिखाई दे रहा है, वही तेरी किस्मत है जो भी जल रही है। तेरी वो पुरानी झोपड़ी जहां तू रात भर जागकर खिलौने बनाती थी, अब वहां सिर्फ आग की लपटें हैं। अब बोल, अब कौन सा हुनर तुझे बचाएगा? तू आज गई केसरी, आज तेरा खेल खत्म और मेरा राज शुरू। केसरी ने पीछे मुड़कर देखा। दूर आसमान में आग की लाली दिख रही थी। उसकी मेहनत, उसके औजार, उसका सारा सामान जल रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक भयंकर क्रोध था। उसने अपनी साइकिल से वही पुरानी आरी निकाली जो उसने शहर से ठीक करवाई थी। कुंदन, तूने मेरी लकड़ी जलाई है, पर मेरा हौसला नहीं जला पाएगा। अगर मेरे कारखाने को आग लगी है तो याद रखना, उसी आग में मैं तेरा ये घमंड जलाकर राख कर दूंगी। बादल, मेरा छोटा भाई वहाँ अकेला है,
अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं रामपुर को कब्रिस्तान बना दूंगी, पर तुम जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे पाप का ये घड़ा फूटेगा। तूने शेरनी को छेड़ा है, अब उसके पंजे का वार सहने के लिए तैयार रह। केसरी ने अपनी जान पर खेलकर कुंदन और उसके आदमियों से मुकाबला किया और वहां से निकलकर अपनी जलती हुई झोपड़े की तरफ भागी। जब वो वहां पहुंची तो सब कुछ राख हो चुका था, पर बादल वहां नहीं था। केसरी वहीं घुटनों के बल गिर गई। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी थी। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर तभी उसे राख के नीचे अपने पिता का वो पुराना और भारी बसोला दिखा जो आग से बच गया था। वो समझ गई कि ये उसके पिता का इशारा है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। राख के ढेर पर बैठी केसरी की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला निकल रही थी। उसका कारखाना जल चुका था, उसकी जमा पूंजी राख हो चुकी थी, लेकिन उसका भाई बादल गायब था। केसरी को पता था कि ये आग सिर्फ लकड़ी में नहीं लगी थी, बल्कि ये उसके अस्तित्व को मिटाने की एक आखिरी कोशिश थी। वो अपने पिता का वो बसोला हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। वो सीधे उस हवेली की ओर बढ़ी जहाँ से उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। हवेली के बड़े कमरे में भैरव सिंह बेचैनी से टहल रहे थे, जबकि कावेरी और शालिनी अपनी जीत की मुस्कान के साथ बैठी थी। तभी केसरी ने लात मारकर हवेली का मुख्य द्वार खोल दिया। ताऊ जी, बाहर निकलिए। आज रामपुर की इस हवेली का फैसला होकर रहेगा। ताई जी, आपने बहुत खेल खेल लिए, बहुत जहर उगल लिया, लेकिन आज आपकी चुप्पी और आपकी साजिशें खत्म होने वाली हैं। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ छिपाया है उसे? अगर बादल को एक खरोंच भी आई तो मैं कसम खाती हूँ कि इस हवेली की एक एक ईंट को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। आपने मेरी लकड़ी जलाई है, पर मेरा हौसला नहीं। आज मैं आपसे अपना हक नहीं, बल्कि अपने भाई की जान और अपनी ईमानदारी का हिसाब लेने आई हूँ। केसरी, ये क्या पागलपन है? तेरे हाथ में ये औजार क्यों है? और तू बादल की क्या बात कर रही है? वो तो तेरे साथ था ना? कावेरी, ये लड़की क्या कह रही है? क्या तुम्हें कुछ पता है? मेरा भाई का खून आज इतनी तकलीफ में क्यों है? अरे ये लड़की पागल हो गई है। इसका कारखाना क्या जला, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मैंने क्या किया? मैं तो घर में बैठी थी। भैरव सिंह, इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। देखिए कैसे खून सवार है इसकी आंखों में, ये हम सबको मार डालेगी। तभी गांव के लोग और मुखिया भी वहां पहुंच गए। उनके साथ कुंदन भी था, जिसे गांव के लड़कों ने पकड़ रखा था। कुंदन घायल था और डर के मारे कांप रहा था। भैरव सिंह, आज पर्दा उठ चुका है। कुंदन ने सब उगल दिया है। कावेरी ने इसे पैसे दिए थे केसरी को डराने के लिए और उसके कारखाने में आग लगाने के लिए। और रही बात बादल की, तो वो डरा हुआ हमारे पास आया था जब उसने आग देखी। वो सुरक्षित है। भैरव सिंह, तुम्हारी पत्नी ने सिर्फ अपने भाई के बच्चों को नहीं निकाला, बल्कि तुम्हारे खानदान की इज्जत को भी नीलाम कर दिया। सुना आपने ताऊ जी? जिस हार को आपने मेरी पोटली में पाया था, वो ताई जी ने ही वहां रखा था। जिस चरित्र पर आपने कीचड़ उछाला था, वो इनकी बनाई हुई झूठी कहानियां थी। आपने अपने सगे भाई के खून पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उस औरत पर किया जो ईर्ष्या की आग में अंधी हो चुकी थी। मैंने दिन रात मेहनत की, पत्थर तोड़े, लकड़ियां भाड़ी, ताकि मैं अपने पिता का नाम रोशन कर सकूं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरी मेहनत को आग लगा दी। बोलिए ताई जी, अब आपकी जबान को क्या हुआ? अब क्यों नहीं चिल्लाती कि मैं चोर हूँ? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि अगर केसरी यहाँ रही तो मेरी शालिनी को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लालच आ गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ से हटा दूंगी तो सब हमारा हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हस्ती बन जाओगी। भैरव, मुझे बचा लीजिए। गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी आंखों पर जिसने सच्चाई को नहीं देखा। केसरी, मैं तेरा गुनहगार हूं। मैंने तुझे घर से निकाला, मैंने तुझे चोर कहा। मैं अपने मरे हुए भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेटी, तूने आज हमारी जान बचाई और मैंने तुझे सिर्फ दुख दिया। कावेरी, तू इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। आज से तेरा इस हवेली से कोई नाता नहीं। निकल जा यहाँ से और अपनी बेटी को भी ले जा, जिसने तेरा साथ दिया। नहीं ताऊ जी, मैं यहाँ इन्हें निकालने नहीं आई हूँ। मैंने आग देखी है और मैं नहीं चाहती कि किसी और का घर जले। ताई जी, आपको आपकी सजा आपके अपने जमीर से मिलेगी। गांव वालों की नजरें और ये पछतावा ही आपकी सबसे बड़ी सजा है। ताऊ जी, मुझे ये हवेली नहीं चाहिए, मुझे ये संपत्ति भी नहीं चाहिए। मैंने अपने हुनर से अपना महल बना लिया है। मैं बस अपनी और अपने पिता की इज्जत वापस लेने आई थी।
पूरे गांव ने देखा कि कैसे एक 18 साल की लड़की ने नफरत का जवाब मेहनत से और बुराई का जवाब बड़प्पन से दिया। भैरव सिंह ने केसरी और बादल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। केसरी ने अपना नया कारखाना गांव में ही खोला, जहां उसने गांव की अन्य गरीब लड़कियों को लकड़ी की नक्काशी का हुनर सिखाया। कावेरी और शालिनी उसी हवेली के एक कोने में पछतावे की आग में जलते हुए रहने लगी, क्योंकि केसरी ने उन्हें माफ तो कर दिया था, पर रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। पिताजी, आज आपकी विरासत का कर्ज मैंने चुका दिया। आपने कहा था ना कि लकड़ी को जितना तराशोगे वो उतना ही चमकती है। आज देखिए, आपकी बेटी की मेहनत आज सूरज की तरह चमक रही है। अब कोई बादल हमारी रोशनी को नहीं छिपा पाएगा। अंत में बुराई की राख से सच्चाई का नया सूरज निकला। रामपुर के इतिहास में केसरी का नाम उस बेटी के रूप में दर्ज हुआ जिसने हारना नहीं बल्कि लड़कर जीतना सीखा था। नफरत हार गई और एक टूटा हुआ परिवार अपनी गलतियों से सीखकर फिर से खड़ा हुआ।